Hello guys, I am Ponting and this is class 8 science NCERT chapter 2 microorganisms friend and foe। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किस तरह से वे कहाँ पर पाए जाते हैं और वो फ्रेंडली भी होते हैं वो भी होते हैं। अब फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। कर्ड बनानी है, हमने दही बनानी है, ब्रेड बनाना है, केक बनाना है, इनको बनाने में भी यही यूज़ होते हैं और इनको ख़राब भी यही करते हैं, जिससे पता लगता है कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। अगर हमें वातावरण को साफ करना है उसमें भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है, और अगर वातावरण को दूषित करना है उसमें भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। ठीक है, जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उनको हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस जो है कैसे, देखिए जो मैन्योर बनता है उन्हें कौन बनाता है, मैन्योर को भी मैन्योर को भी बैक्टीरिया ही बनाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है कि जो मेडिसिन्स बनती हैं उसमें भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में इन्हें सोयल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन उनमें फिक्स करते हैं। इससे पता चलता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बहुत तरह से फ्रेंड भी है, हमारी बहुत तरह से मदद भी करते हैं। अब देखिए कर्ड और ब्रेड बनाने में कैसे यूज़ होते हैं। देखिए कर्ड में जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस है वो कर्ड को बनाने में मदद करता है। ये जो है मिल्क, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क में बढ़ता है और दही में बदल जाता है। बैक्टीरिया भी जो है चीज़ बनाने में, अब पनीर बनाया जाता है या अचार बनाया जाता है या बहुत सारी फूड आइटम्स बनाई जाती हैं तो उसमें बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। बिना बैक्टीरिया के वो चीज़ नहीं बनेगी। ठीक है, एक आपने इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जो आपने देखा, और रावा सूजी जिसे कहते हैं, इडली से, और जो भटूरा होते हैं वो कर्ड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें गैस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। देखो यीस्ट जो रिप्रोड्यूस होता है बहुत जल्दी से रिप्रोड्यूस होता है यीस्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, जो बबल होते हैं गैस के वो डफ को भर देते हैं और उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग ब्रेड पेस्ट्री एंड केक। ये किस पे बेस होता है कि किस तरह से उसमें वॉल्यूम बढ़ेगी, उसकी यीस्ट की मात्रा में बेस होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल यूज़ होता है। कमर्शियल यूज़ में माइक्रोऑर्गेनिज्म किस तरह यूज़ होते हैं, अगर हमने बहुत बड़ी मात्रा में अल्कोहल बनानी है, वाइन बनानी है, या एक्टिक एसिड इसे वाइनेगर कहते हैं, ये बनाना है, तो जो यीस्ट होता है ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि अल्कोहल और वाइन की प्रोडक्शन में। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए यीस्ट को नेचुरल शुगर प्रेजेंट जो होती है इसमें उसमें ग्रो होने दिया जाता है, जैसे कि ग्रेन्स में, बैरली व्हीट राइस में, और क्रैश्ड फ्रूट जूसेस में, फिर जो है हमारी वाइन बनती है। ठीक है, ये जो स्मेल होती है अल्कोहल की, शुगर की तरह, हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। इसे यीस्ट के द्वारा ही अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस, जो कन्वर्जन की प्रोसेस होती है शुगर से अल्कोहल में, इसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस का नेम आपको याद रखना है क्योंकि आगे क्वेश्चंस में इस प्रोसेस का यूज़ हो सकता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमने कमर्शियल यूज़ पढ़ा या फिर हमने घरेलू यूज़ पढ़ा इनका, लेकिन ये जो मेडिसिन्स बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयाँ लेते हैं आप, तो उसमें भी बैक्टीरिया, बहुत बड़ा बैक्टीरिया का रोल होता है। ठीक है, जब भी बीमार होते हैं तो आपको जो डॉक्टर होते हैं वो एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन के। ठीक है, जो मेडिसिन के सोर्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। ये मेडिसिन जो हैं डिसीज़ को बढ़ा भी सकती हैं, स्टॉप भी कर सकती हैं, और डिसीज़ को ख़त्म भी कर सकती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही। इन मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है।
ठीक है। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। आज के दिनों में जो है बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं बैक्टीरिया की मदद से, फंगी की मदद से बना ली गई हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन जो हैं। इनमें से कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं जो कि फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई हैं। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से अलग अलग डिसीज़ के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है। अब जो डिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग ही अलग बैक्टीरिया से, अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से वो दवाई बनाई जाएगी। ये नहीं है कि आप कोई भी ले लेंगे। तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो उनसे जो बीमारी है उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है और बीमारी बढ़ भी सकती है। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है कि वैक्सीन क्या होती है। ठीक है। जब हमारे डिसीज़ में माइक्रोब्स एंटर करते हैं, जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं, जो बॉडी है हमारी वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है ताकि वो जो इन्वेडर है उससे फाइट कर सके। जो बॉडी है वो ये भी ध्यान रखती है कि माइक्रोब से किस तरह लड़ना है कि अगर वो अंदर दोबारा से आ जाएं, तो अगर डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब्स हेल्दी बॉडी में आ जाएं तो जो बॉडी फाइट करती है, किल करती है प्रोड्यूसिंग सुइटेबल एंटीबॉडीज़, तो उसमें जो है सिंपल एंटीबॉडीज ली जाती हैं। ठीक है। द एंटीबॉडीज़ जो होती हैं बॉडी के अंदर, तो उनसे जो है हम प्रोटेक्ट रहते हैं डिसीज़ से जो कि माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं। इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो हमारी बॉडी रिलीज़ करती है, वो ही हमें माइक्रोब्स से होने वाले डिसीज़ से बचाती है। तो यही कारण है किस तरह से वैक्सीन वर्क करती है। अलग अलग डिसीज़ जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स या फिर हेपाटाइटिस भी वैक्सीनेशन के यूज़ से प्रिवेंट किए जा सकते हैं। और एक बात और कि जो वैक्सीन है ये 1798 में स्मॉल पॉक्स के लिए एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी। ठीक है। इस नाम को, इस डेट को आपने लर्न करना है। ठीक है। आपके बचपन में आपने देखा होगा कि इंजेक्शंस जो हैं आपको लगाई जाती हैं। छोटे बच्चों को इंजेक्शंस होते हैं, एज के अकॉर्डिंग इंजेक्शंस लगते हैं। वो भी डिजीज़ से बचने के लिए ही, माइक्रोब्स के जो होने वाले डिसीज़ हैं उनसे बचने के लिए लगाए जाते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि आने वाले समय में उन्हें कोई डिसीज़ ना हो। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब जो माइक्रोब्स होते हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ताकि जो एटमॉस्फेयर है व रिच सॉइल है उसमें नाइट्रोजन हो और उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। ये माइक्रोब्स जो हैं इन्हें कॉमनली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं हमने पढ़ा कि ये इन्वायरमेंट को साफ़ करने में मदद करते हैं। ठीक है। तो ये किस तरह से होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स में डाले जाते हैं। ठीक है। प्लांट्स जो हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स को एक प्रोसेस के द्वारा ही यूज़ करते हैं। ठीक है। अब प्लांट्स जो हैं जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो इससे हमारा जो वातावरण है वो साफ़ होगा। आपने देखा होगा जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं डिकेइंग प्लांट्स के रूप में और कुछ डेड एनिमल्स के रूप में ग्राउंड में, तो वो जो हैं यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, वो कुछ समय के बाद अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। तो ऐसा भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होगा क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को प्लांट्स एनिमल्स से डिकम्पोज कर देते हैं, उन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और इन सब्सटेंस को जो है दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स दोबारा से यूज़ करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हार्मफुल भी हैं एंड स्मेली सब्सटेंस को क्लीन कर देते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। तो इसमें हमने बहुत सारा यूज़ पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कि वो हमारी बहुत सी तरह से मदद भी करते हैं। इससे हमें ये पता चला कि अगर हमें जीना है तो बैक्टीरियाज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अब जो माइक्रोब्स होते हैं ये केवल फ्रेंडली नहीं होते, दैट आर ऑल्सो फॉर। अब इस फोए के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे किस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।